गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था एल्किल हैलाइड्स के बारे में कि इसकी रिएक्टिविटी कैसे होती है, इसका प्रिपरेशन मेथड्स कैसे होते हैं। आज हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, भौतिक गुणों की बात करते हैं। क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल है तो वो अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रखता है। इसके भौतिक गुणों की बात करते हैं तो ये प्योर फेज में या शुद्ध अवस्था में जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, कोई भी कलर इनमें नहीं होता है। बाकी ये जैसे सनलाइट के प्रेजेंस में एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल क्लोराइड जो होते हैं वो कलर शो करते हैं और पीले रंग के दिखाई देते हैं। सॉरी, एल्किल आयोडाइड और एल्किल ब्रोमाइड शो करते हैं कलर। लाइट के प्रेजेंस में जब इन्हें देखा जाता है तो ये कलरफुल दिखाई देते हैं, बेसिकली ये कलरलेस होते हैं। सेकेंड हम इसमें बात करते हैं तो एल्किल हैलाइड्स जो होते हैं वो डिसोल्युबल नहीं होते हैं, मतलब पानी में अघुलनशील होते हैं, जबकि कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन है, ईथर है, अल्कोहल है, उनमें घुलनशील होते हैं। अगर पानी में हम इन्हें डिसॉल्व करते हैं और इनकी पीपीटी या इन्हें पाउडर फॉर्म में लिया जाए तो वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन हम इसकी बात करते हैं कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस फेज में मिलते हैं। तो ब्रोमीन और क्लोरीन जो है उसके ये तीन मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो गैसियस फेज में मिलते हैं। बाकी जितने भी इसके एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड फेज में मिलते हैं या सॉलिड स्टेट में भी मिलते हैं। एल्किल हैलाइडों को जब हम जलाते हैं तो ये ग्रीन फ्लेम या हरी ज्वाला के साथ जलते हैं। अगर हम इसका टेस्ट करना चाहें किसी भी एल्किल हैलाइड का तो हम उसे जलाकर भी पता लगा सकते हैं कि ये हरी ज्वाला के साथ जल रहा है कोई भी लिक्विड, तो वो ऑब्वियसली एल्किल हैलाइड का ही लिक्विड होगा। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि इनकी पोलर जो नेचर होता है, बॉन्ड की पोलैरिटी होती है, उसके हिसाब से इसका क्वथनांक या इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हम देखते हैं। तो जैसे जैसे इसमें हिंड्रेंस बढ़ती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट का मान कम होता जाता है। मतलब जितने प्लेनर मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही उनके क्वथनांक का मान ज्यादा होगा, जितने ब्रांच्ड मॉलिक्यूल या शाखित मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही उनमें क्वथनांक का मान कम होता जाता है। फर्स्टली हम ये देख रहे हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है, इससे 2 डिग्री बन रहा है, इससे 3 डिग्री फर्दर बन रहा है। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं इसमें ब्रांचेस बढ़ती जा रही है, मतलब इसमें हिंड्रेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है, श्रृंखला बढ़ती जा रही है। अब जैसे जैसे इसमें श्रृंखला का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें क्वथनांक का मान कम होता जाएगा। क्वथनांक अगर हम देखते हैं तो इसका ज्यादा होगा, इसका उससे ज्यादा होगा और इसका इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत कम होगा। जबकि हम रिएक्टिविटी या स्टेबिलिटी की इतनी देर बात कर रहे थे तो उसमें हम देख रहे थे कि 3 डिग्री मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मोर रिएक्टिव और मोर स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, रिएक्टिविटी इनकी इंक्रीज हो जाती है। जबकि प्लेनर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें रिएक्टिविटी कम देखी जाती है, क्योंकि कार्बोकैटायन जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी के बेस पर इन्हें देखा जा रहा था। अब जैसे जैसे इनके हिंड्रेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इनके क्वथनांक कम होते जाएंगे। बाकी इसमें देख रहे हैं कि जैसे जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर वेट या अणु भार हम बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से भी इनके क्वथनांक में वेरिएशंस आते रहते हैं। जैसे ये इसके हमने 4 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, इसमें हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनके क्वथनांक जो है वो बढ़ेंगे या कम होंगे, ऑब्वियसली बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इसमें वेट बढ़ रहा है। फ्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और स्मॉल होता है कंपेयर टू क्लोरीन के। क्लोरीन के बजाय ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है और ब्रोमीन के बजाय आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई इसमें मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट के साथ साथ इसके क्वथनांक बढ़ रहे हैं, जबकि हिंड्रेंस के साथ साथ इसके क्वथनांक कम होते जाते हैं। इसमें हमने इतनी देर देखा क्लोरीन की, ब्रोमीन की और
एक्सेप्शनल फ्लोरीन की रिएक्शंस देखी थी हमने। अब हम बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है बट मोर फोटोसेंसिटिव होता है। जैसे कोई भी एल्किल आयोडाइड हम लेते हैं और उस एल्किल आयोडाइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो ये खुद ब खुद अपघटित होता है और एल्केन का फॉर्मेशन कर लेता है प्लस I2 आयोडीन एज अ गैसियस फॉर्म बाहर निकल जाता है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब हम इसकी बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुणों की, जिसमें हम इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे कि एल्किल हैलाइड्स जो है वो कैसे कैसे रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। इसके रासायनिक गुणों की अगर हम बात करते हैं तो हम इसमें देखेंगे, क्योंकि एल्किल हैलाइड्स जो है वो मोस्टली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। सब्स्टिट्यूशन में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या नाभिक में ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। तो फर्स्टली हम देखेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाम से इंडिकेट हो रहा है। नाभिक स्नेही मतलब कोई भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। प्रतिस्थापन मतलब हेलोजन मॉलिक्यूल को हेलोजन एटम को रिप्लेस करके न्यूक्लियोफाइल जो है वो वहां पर अटैच हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल बोल रहा है नाभिक स्नेही। नाभिक पॉजिटिव चार्ज रखता है, मतलब कोई भी नेगेटिव एटम होगा जो नेगेटिव हेलोजन के एटम को रिप्लेस करता है और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट हम इसमें अगर बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी दो तीन तरह से होता है। जैसे कोई भी एक है प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर। किसी भी एक अणु के द्विअणु के प्रतिस्थापन के थ्रू होगा। एक अणु फर्स्टली हम देखते हैं एक अणु में जिसे हम SN1 रिएक्शन बोल देते हैं। दो अणु में देखेंगे तो उसे हम SN2 रिएक्शन बोल देंगे। फर्स्टली अगर हम बात करते हैं तो SN1 रिएक्शन की बात करते हैं। SN1 रिएक्शन जो है ये दो स्टेप्स में कंप्लीट होने वाली अभिक्रिया होती है जो अपने अलग अलग स्टेप्स देती है। जब ये दो स्टेप दे रही है तो सीधा सा जस्टिफाई हो रहा है कि इसमें एक मतलब साइड प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो हमने पहले ही देख लिया था कि एल्किल हैलाइड्स जो है वो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करते हैं, कार्बोनाइन का फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद में रिएक्शन को कंप्लीट करवाते हैं। फर्स्टली हम इसमें देखते हैं कोई भी एक एग्जांपल लेके, जिसमें हम क्लैरिफाई नहीं करेंगे, क्लैरिफाई करने के लिए बाद में देखेंगे। तो ये जो है वो ब्रेकडाउन होगा, R पॉजिटिव बनाएगा, हेलोजन नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। क्योंकि ये अभिक्रिया का पहला पद मानते हैं, फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या वेग निर्धारक पद माना जाता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, फर्स्ट स्टेप। ये अभिक्रिया जो है पहले पद की अभिक्रिया जो होती है वो स्लो होती है, मतलब इसकी अभिक्रिया का वेग जो होगा वो धीरे होगा। जबकि हम दूसरा स्टेप जब देखते हैं तो वो तीव्र होता है। क्योंकि हम इसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कह रहे हैं तो ये साफ साफ बता रहा है कि रेट डिटरमाइनिंग मतलब अभिक्रिया जो है वो धीरे होगी या मंद गति से होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक के एडिशन की। न्यूक्लियोफिलिक का जब हम एडिशन करवाते हैं तो वो एक फास्ट स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप की बात कर रहे हैं, फास्ट स्टेप होगा, तीव्र गति से अभिक्रिया होगी और न्यूक्लियोफाइल जो है वो मॉलिक्यूल के साथ में अटैच हो जाता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। अब हमने इसमें देखा कि न्यूक्लियोफिलिक जो है वो एक मतलब न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर रहा है
और यहाँ से हेलोजन का रिप्लेसमेंट कर रहा है। अब हेलोजन का रिप्लेसमेंट ये डायरेक्ट स्टेप में तो कर नहीं रहा है, पहले हेलोजन जो है वो खुद ब्रेक डाउन होता है, किसी भी उत्प्रेरक की प्रेजेंस में होगा, तो उत्प्रेरक की प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन हो रहा है, हेलोजन के पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है और एल्किल ग्रुप जो है वो एक फील्ड प्रोवाइड करवा रहा है जिसके थ्रू हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा सकते हैं। अब इसमें बात करें तो कार्बोनियम आयन बनता है, जो कार्ब कैटाइन की बात कर रहे हैं। कार्ब कैटाइन के बारे में हमने पहले ही बात कर ली थी कि कार्ब कैटाइन जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में देखा जाए तो। जैसे जैसे ये रिएक्ट मतलब स्टेबल होंगे वैसे वैसे इनकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, जो स्टेबिलिटी जिनकी ज्यादा है उनकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। ये कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। पहले हमने बात कर ली थी कि कार्ब कैटाइन जो होते हैं वो 1 डिग्री जो है उसकी बजाय 3 डिग्री जो है वो मोर स्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो इसका क्रम ये होगा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। जैसे जैसे इनकी रिएक्टिविटी, जैसे जैसे इनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ही इनकी रिएक्टिविटी या हम क्रियाशीलता की बात करें तो उसका क्रम भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उसकी रिएक्टिविटी ऑब्वियस है कि सबसे ज्यादा होती है। अब हम फर्दर इसमें किसी भी एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे ट्राइब्यूटिल क्लोराइड का हम अपघटन करवाते हैं, जलीय अपघटन, तो उसमें हम देखते हैं कि रिएक्शन किस वे में कंप्लीट होती है। जलीय अपघटन की बात कर रहे हैं, KOH की प्रेजेंस में होगा। अब फर्स्टली हमें KOH को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमें प्रोवाइड करवाना पड़ता है। आफ्टर दैट ये क्लोरीन या हेलोजन जो एटम होता है वो यहाँ से रिप्लेस होता है। KOH का हम पहले अपघटन करवाते हैं, K+ की फॉर्म में, OH माइनस की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब पॉजिटिव हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है, तो न्यूक्लियोफाइल हमें क्या मिल रहा है, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव का जब हम इसमें अटैक करवाते हैं तो फर्दर की रिएक्शन होती है। इसका हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं। वैसे इसमें अगर हम देखा जाए तो ये जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसे बोलते हैं वो होगी, ये आयनाइजेशन का वो होता है स्टेप, जिसमें KOH जो है वो आयनों में विघटित हो जाता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं इसके स्टेप्स की। अब आता है इसके स्टेप्स। पहला स्टेप जो होता है उसकी हम बात करते हैं तो वो स्लो होगा, और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। Cl जो है वो नेगेटिव चार्ज देके यहाँ से निकल जाएगा। अब ये जो Cl है यहाँ से निकल रहा है, उसके लिए हमने पहले देखा था कि K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, हमारे पास दो चार्ज के एटम्स हैं। K पॉजिटिव है, K पॉजिटिव जो है वो Cl से रिएक्ट करेगा और KCl का फॉर्मेशन कर लेगा। वो एक साइड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम उसे स्टेप्स में नहीं दिखाते हैं। फर्दर हम इसमें लास्ट में बात करते हैं कि आयनाइजेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये स्टेप किया जाता है। अब हमारे पास एक कार्बोकैटायन प्राप्त हो गया। कार्बोकैटायन में हम न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाते हैं। न्यूक्लियोफाइल के रूप में हमारे पास OH नेगेटिव एटम है। OH नेगेटिव का जब हम इसमें अटैक करवाएंगे तो हमें टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। ये टर्शरी अल्कोहल मिल गया। अब बात करें हम कि आयनों को न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइज करेंगे तो Cl नेगेटिव है जो, और एक हमारे पास K पॉजिटिव है। K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की हम जब रिएक्ट करवाते हैं तो हम इसके साथ K पॉजिटिव को ऐड कर देंगे, KCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब अभिक्रिया जो है वो आपकी पूर्ण हो चुकी है।
इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो आयनाइजेशन को न्यूट्रलाइज नहीं करता है। इसे हम SN1 रिएक्शन कहते हैं जो सिर्फ एक मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है। KOH जो है वो एक उत्प्रेरक की तरह या साइड रिएक्टेंट की तरह यूज होता है जो लास्ट में बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। अब हम फर्दर बात करते हैं SN2 रिएक्शन की या द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। हमने इसमें देखा कि रिएक्शन जो है वो दो स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है। SN2 रिएक्शन जो है वो इसकी थोड़ी सी अपोजिट होगी और एक स्टेप में कंप्लीट होगी। इसमें हमने देखा कि इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा था, उसमें हम देखेंगे कि इंटरमीडिएट जो है उसका फॉर्मेशन ना होके एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। कोई भी है जैसे RX को ले लो, इसके ऊपर हमने करवाया न्यूक्लियोफाइल का अटैक, तो इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। ये X जो है इसके साथ बॉन्ड ब्रेक डाउन करेगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड मेकिंग करेगा, क्योंकि ये पोजीशन जो है उसमें दोनों बॉन्डेड भी होते हैं और बॉन्ड रिमूव का भी प्रोसेस चलता है, इसलिए इसे ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमणकारी अवस्था कहते हैं। बात हो ही गई है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक साइड अटैक करता है, 180 डिग्री के एंगल पे अटैक करता है। ये हमने यहाँ पे इसको ऐसे बता दिया है क्योंकि ये जो है एल्किल ग्रुप हमारे पास, उस एल्किल ग्रुप पर हम किसी भी एंगल से अटैक करवाते हैं तो क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, दोनों नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे से रिपेल करेंगे और रिपल्शन के थ्रू ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। जबकि हम इसमें 180 डिग्री पे अटैचमेंट करवाते हैं तो इनमें रिपल्शन फोर्स का मान बहुत कम हो जाता है। रिपल्शन फोर्स कम होगा तो उसकी वजह से बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन या ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब हम इसकी रिएक्शन की रेट की बात करते हैं। उसमें हमने देखा था कि रिएक्शन रेट जो है वो कार्बन और हैलोजन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है कि कौन सा हमारे पास कार्ब हैलाइड होता है या एल्किल हैलाइड होता है। इसमें जब हम बात करते हैं तो रिएक्शन की रेट जो होती है, अभिक्रिया की रेट बोले तो दर, अभिक्रिया की दर जो होती है वो RX और न्यूक्लियोफाइल, RX एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन या दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। हमने SN1 में देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो RX एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, क्योंकि इसके अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो वो भी जस्टिफाई करती है कि ये जो है वो बाइमोलिक्यूलर या द्विअणुक अभिक्रिया है, जबकि ये यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन होती है जिसमें हम किसी भी एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन की बात करते हैं। इसमें हम दो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। अगर इन्हें डिफरेंशिएट किया जाए तो ये इसके पॉइंट्स होते हैं जिनसे हम इजीली इन्हें डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। अब हम इसमें देखें कि उसमें हमने देखा था कि प्रोडक्ट जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा था और दो स्टेप में रिएक्शन होके हो रहा था। इसमें जो है वॉल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं, जिसमें प्रोडक्ट जो होता है उसमें ये एक एल्किल हैलाइड है, इसका जो भी विन्यास होता है या अभिविन्यास होता है, जब हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं और ये न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच हो जाता है तो इसके अभिविन्यास में इन्वर्जन आ जाता है। मतलब एल्किल हैलाइड का जस्ट अपोजिट विन्यास हमें मिलता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो 180 डिग्री मतलब इसके विपरीत साइड से अटैक कर रहा है। जब विपरीत साइड से अटैक कर रहा है तो इसके विन्यास में भी परिवर्तन होगा। पहले हम देख रहे थे ये यहाँ से ब्रेक हुआ, दूसरा आया वो यहीं पे जुड़ गया, तो कोई खास चेंजेस नहीं थे। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। बाकी हम इसमें बात करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस की, त्रिविम बाधा की। तो पहले हमने देखा कि जैसे जैसे त्रिविम बाधा बढ़ती है वैसे वैसे इसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ती जाती है, पर जब हम इसमें बात करते हैं
तो इसमें जैसे जैसे त्रिविम बाधा बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। देख रहे हैं ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें न्यूक्लियोफाइल का किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं तो इसके पास फुल ऑन स्पेस होता है कि ये कहीं से भी आके अटैक कर सकता है। फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड में देख रहे हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में हम देखेंगे तो ये जो है उसे स्पेस कम मिलेगा, मतलब ये 180 डिग्री पे कर रहा है तो माना क्लोरीन इस साइड है तो पीछे का स्पेस जो है वो हमारे पास कंप्लीटली फ्री होता है जिस पर ये आकर न्यूक्लियोफाइल जो है वो आके अटैक कर लेगा। 2 डिग्री में देखते हैं तो कोई भी कार्बन है उसकी 3 वैलेंसीज इस तरह से कंप्लीट मान लो। अब इसमें ये जो है ये माना हेलोजन है, हेलोजन के जस्ट बैक साइड से अटैक करेगा, यहाँ से अटैक करेगा क्योंकि दोनों बल्की ग्रुप्स जो है मैथिल ग्रुप्स वो जुड़े हुए रहते हैं तो इसमें हिंड्रेंस बढ़ गई, स्पेस कम हो गया, न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन मुश्किल से होगा, मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने के चांसेस कम हो जाते हैं और रिएक्टिविटी भी ऑब्वियसली कम हो ही रही है। यही चीज हम 3 डिग्री में देखते हैं तो 3 डिग्री में ऑलरेडी 4 वैलेंसीज जो हैं वो इस तरह से कंप्लीट होती है। ये कार्बन है 1 2 3 और 4, चारों वैलेंसीज कंप्लीट है, क्लोरीन ले लिया, ये 3 इसके बल्की ग्रुप ऐड हो गए। अब अगर हम इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं तो 180 डिग्री की बात करें तो 180 डिग्री पे हमारे पास एक बल्की ग्रुप मैथिल ग्रुप एडेड होता है तो एक कंडीशन जो है इस कंडीशन में रिएक्शन कंप्लीट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, मतलब किसी भी हाई उत्प्रेरक या हाई कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करवाया जा सकता है। हिंड्रेंस बढ़ गई तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन जो है वो मुश्किल से होता है। नेक्स्ट हम इसको किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। पहले हमने देखा था SN1 रिएक्शन में कि कोई भी 3 डिग्री हमने एल्किल हैलाइड लिया था, उसकी रिएक्शन करवाई थी, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाया था और रिएक्शन कंप्लीट हो गई थी। अब हम इसमें देखेंगे कि हम कितना सिंपल मॉलिक्यूल ले सकते हैं जिसकी वजह से रिएक्शन इजीली कंप्लीट हो जाती है। और बाकी बात मैंने पहले ही बता दी थी आपको कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मतलब एडिशन और रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन जो है वो साथ साथ चलेंगे। एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, ये कार्बन है ये हेलोजन है तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऐड करेगा। रही 3 वैलेंसी हाइड्रोजन की है, ये तीनों वैलेंसीज कंप्लीट हो जाती है क्योंकि इसमें एक न्यूक्लियोफाइल है एक क्लोरीन एटम है, मतलब दोनों ही नेगेटिव एटम्स हैं। नेगेटिव एटम होने की वजह से इस कंपाउंड की नेगेटिविटी बढ़ जाती है और इस पर नेगेटिव चार्ज का आ जाता है। अब बात करें तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था हमें मिलती है। इस संक्रमण अवस्था को जस्टिफाई करना मुश्किल होता है क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है वो बहुत ही फास्ट वे में होती है, तो कोई भी रिएक्शन जो है उसकी गति ज्यादा होगी तो ज्यादा गति में हम इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। SN1 रिएक्शन जो हम देख रहे थे उसमें एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारे पास आ रहा था जिसमें अभिक्रिया की गति धीरे थी, उस धीरे गति में हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है नहीं होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है क्योंकि स्टेप देख रहे हैं इसमें स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा होने की वजह से हम इसके प्रोडक्ट का इंटरमीडिएट का पता नहीं लगा पाएंगे। नेक्स्ट इसमें जो है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है जिसमें न्यूक्लियोफाइल एडेड रहता है। क्योंकि हमने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल एज अ नेगेटिव फॉर्म में लिया है तो हमारे पास जो एल्किल हैलाइड में हैलाइड था वो यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में रिप्लेस हो जाता है। SN1 रिएक्शन जो हमने देखी थी उसमें हमने आयनिक फॉर्म में कोई भी रिएक्टेंट नहीं लिया था, इसलिए हमारे पास आयनिक फॉर्म में कोई भी प्रोडक्ट नहीं बच रहा था या बाई प्रोडक्ट नहीं बच रहा था। इसमें हमने रिएक्टेंट आयनिक फॉर्म में लिया है तो बाई प्रोडक्ट भी हमारे पास आयनिक फॉर्म में आ रहा है।
नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो और किस टाइप से हो सकती है, या इन रिएक्शंस के थ्रू हमारे पास और क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। पहला जब हम देखते हैं इसमें, तो हम देखेंगे एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन करती है न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रियाएं। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन करेगी। एल्किल साइनाइड के फॉर्मेशन के लिए हमारे पास कोई भी एक एल्किल हैलाइड है, उसकी रिएक्शन हम KCN से करवाते हैं, क्योंकि हमने देखा था साइनाइड जो है वो नेगेटिव फॉर्म में रहेगा, यहाँ पे हैलोजन नेगेटिव फॉर्म में रहेगा। इनका रिएक्शन कंप्लीट करते हैं तो RCN साइनाइड जो है वो हैलोजन को रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, और ये जो है वो KX की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब जब हम बात करते हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये SN1 टाइप रिएक्शन होती है। फर्दर जब हम इसमें बात करते हैं तो चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। CH3CH2Cl प्लस KCN की रिएक्शन करवाई। इस रिएक्शन के थ्रू हमारे पास CH3CH2N प्लस KCl बाई प्रोडक्ट के रूप में बनना है। ये हमारे पास एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन हो गया, एल्किल ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, बन गया एल्किल साइनाइड। अब हम एल्किल साइनाइड जो है वो फर्दर हमें रिएक्शन देता है, उस रिएक्शन की हम बात करते हैं कि एल्किल साइनाइड की और किस किस वे में रिएक्शन करके और कंप्लीटली हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवाया जा सकता है। C2H5C+N, इसकी हम रिएक्शन देखते हैं तो ये 3 या 4 टाइप की रिएक्शन देगा। पहली हम देखते हैं इसके जल अपघटन की या हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन, मतलब H2O की प्रेजेंस में हम रिएक्शन देखते हैं। एक हम देखेंगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। पहला था हाइड्रोलाइसिस, दूसरा है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, और थर्ड है इसका रिडक्शन। रिडक्शन जो है वो अल्कोहल की प्रेजेंस में करवाएंगे। ये जो ले रही हूं इसमें उत्प्रेरक या कैटलिस्ट के फॉर्म में होते हैं। बाकी हमारे पास एक और रिएक्शन है जिसमें हम एथेनोमाइड का फॉर्मेशन एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं, जो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि वो एक नेम रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन है, और स्टीफन रिएक्शन एक नेम रिएक्शन होने की वजह से इसकी बाद में स्टडी करते हैं। एथिल ग्रुप है, एथिल ग्रुप का एथिल ग्रुप हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस की जब हम बात करते हैं तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस या कंप्लीट जल अपघटन हम करवाते हैं, तो कार्बन जो है इसके साथ जल अपघटन करवाओ, एक मॉलिक्यूल OH, एक मॉलिक्यूल OH और एक और मॉलिक्यूल OH। 3 OH के मॉलिक्यूल मिलेंगे, 3 OH के मॉलिक्यूल मिलेंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ये जो 3 हाइड्रोजन बच रहे हैं वो तीनों हाइड्रोजन एमीन नाइट्रोजन के साथ में अटैच होके एमीन का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब हमारे पास क्योंकि 3 OH ग्रुप है, एक ही कार्बन पर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि तीनों OH ग्रुप होने की वजह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होते हैं वो एक कार्बन एटम में एक ही प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। स्टेबिलिटी ब्रेक डाउन हुई, यहाँ से इसको गर्म किया, एक हाइड्रोजन जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, बचा क्या कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया साथ में निकल जाता है। अब हम इसमें एसिडिक हाइड्रोलाइसिस या एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवाने की बात करते हैं, तो क्योंकि एसिड हमारे पास है तो कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। एसिड की प्रेजेंस में होगा तो एक लिमिटेड स्टेप तक ही हाइड्रोलाइज करवा सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्डेड है, हाइड्रोलाइसिस करवाया, एक OH जोड़ दो, एक OH जोड़ दो, एक हाइड्रोजन जोड़ दो, एक हाइड्रोजन जोड़ दो, ऐसे ही होगी। बाकी फर्दर हम देखें तो इसमें
ये जो रिएक्शन है इसमें ये OH मॉलिक्यूल है, ये एक H मॉलिक्यूल है, ये निकल गया तो एथेनेमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसमें हम देखेंगे C2H5CO और NH2 सॉरी, ये एथेनेमाइड का फॉर्मेशन हो गया। एथेनेमाइड के फॉर्मेशन के बाद फर्दर हमारे पास एक एज अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिप्लेस हो जाता है, क्योंकि हम हाइड्रोलाइसिस करवा रहे थे, एसिड की प्रेजेंस में थी पर हाइड्रोलाइसिस थी, तो हमने पहले ही एक जल का मॉलिक्यूल जो है, दो जल के मॉलिक्यूल लिए थे, जिनमें से एक हमारे पास वापस निकल जाता है, तो हमारे पूरी रिएक्शन में एक वाटर मॉलिक्यूल यूज होता है। नेक्स्ट हम इसके रिडक्शन की बात करते हैं, तो रिडक्शन जब हम इसका करवाते हैं तो हमें एमीन मिलेगा, क्योंकि रिडक्शन में जो है हाइड्रोजन का एडिशन होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स की रिप्लेसमेंट होगी, बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन होते रहेंगे, दो बॉन्ड ब्रेक डाउन कर दो, दो बॉन्ड ब्रेक डाउन करोगे तो 4 हाइड्रोजन एटम यूज होंगे, जो 4 हाइड्रोजन एटम हमने पहले ही ले रखे हैं। अब हम इसमें बात करते हैं C2H5CH2 NH2, प्राइमरी एमीन या प्राथमिक एमीन जो है वो हमें मिलता है। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं जो हमने पहले छोड़ दी थी, स्टीफन रिएक्शन, क्योंकि नेम रिएक्शन है तो डिटेल स्टडी। साइनाइड लिया, साइनाइड के हम रिएक्शन करवाएंगे, SN+HCl की प्रेजेंस में H2O, मतलब हाइड्रोलाइसिस, वापस जल अपघटन, ये हो गया, जल अपघटन हो रहा है, नेम रिएक्शन है, एसिड प्रेजेंस है, SN ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये जो है वो आंशिक जल अपघटन आपके होगा, मतलब पूर्ण रूप से ये अपघटित नहीं होगा। अब जब आंशिक अपघटन की बात हम कर रहे हैं, तो आंशिक अपघटन में हम देखेंगे कि ये मॉलिक्यूल्स जो है वो पहले हम देख रहे थे पूर्ण जल अपघटन हुआ, 3 वाटर मॉलिक्यूल यूज हुए, आंशिक होगा 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज कर लेते हैं। एथिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, प्लस साथ में अमोनिया रिप्लेस। अब हम इसमें बात करें तो हमारे पास बनेगा क्या, वही सेम प्रोसेस, पहले इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फर्दर रिड्यूस्ड होगा, या मतलब रिडक्शन करवाएंगे, क्योंकि आंशिक अपघटन बता रहे हैं, तो रिडक्शन के थ्रू हमारे पास एक और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एटम बचेगा जो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं आइसोसाइनाइड के फॉर्मेशन की। इतनी देर हमने देखा कि साइनाइड का फॉर्मेशन करवा रहे थे, KCl दिया, साइनाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब हम देखेंगे कि आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। वही सेम प्रोसेस, एल्किल हैलाइड लिया, AgCN की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, पहले हम KCl ले रहे थे, अब इसका सिल्वर के साथ में अब अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, सिल्वर एटम जो ले रहे हैं या सिल्वर के साथ में साइनाइड ले रहे हैं, तो ये जो है वो हमें जस्ट अपोजिट प्रोडक्ट देगा। KCl के साथ में करवाई, सेम साइनाइड का एडिशन हो गया, इसके साथ करवा रहे हैं तो क्योंकि इसका बॉन्ड ब्रेक डाउन नहीं, मतलब स्पीड कम देगा, इसका बॉन्ड धीरे ब्रेक डाउन होगा, इसकी वजह से ये नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करके आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कर लेता है। AgCN की रिएक्शन करवाएंगे तो RN ट्रिपल बॉन्ड C प्लस AgCl बाय प्रोडक्ट के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब हम इसमें फॉर्मूला देते हैं CH3Cl प्लस AgCN का रिएक्शन करवाई, CH3NC आइसोसाइनाइड प्लस AgCl।
प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है। अब आइसोसाइनाइड जो है वो वापस अपना हाइड्रोलाइसिस दिखाएगा, जल अपघटन दिखाएगा। तो जल अपघटन के थ्रू हम देखते हैं कि ये कौन कौन सी रिएक्शन देता है। अब हम इसमें अगर रिडक्शन करवाते हैं तो ये हमें 2 डिग्री एमीन देगा, और अगर हम इसमें जल अपघटन करवाते हैं तो ये हमें प्राइमरी एमीन या प्राथमिक एमीन देगा, जो हम देखते हैं CH3 एंड ट्रिपल बॉन्ड C। 2 स्टेप हो गए। पहला ले लो रिडक्शन या अपचयन, C2H5OH प्लस Na की प्रेजेंस में। एक हम देखते हैं इसमें H2O जल अपघटन। रिडक्शन करवाया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज होंगे, क्योंकि हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड ब्रेक डाउन करने हैं। एक बॉन्ड को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं और रिडक्शन में, तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो यूज होते हैं। तो यहाँ पर हम 2 बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम यूज होंगे, CH3 and HCH3। 2 डिग्री एमीन मिल गया। दोनों साइड 2 बल्कि ग्रुप एडेड हैं, तो ये 2 डिग्री या द्वितीयक एमीन हमें मिलता है एज ए प्रोडक्ट। क्योंकि रिडक्शन करवाया है तो बाय प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे और उनकी जगह हाइड्रोजन कंज्यूम हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि जल अपघटन की, हाइड्रोलाइसिस की। तो जल अपघटन जब हम इसमें करवाते हैं तो पहले की तरह सेम प्रोसेस, जितने बॉन्ड है उनको ब्रेक डाउन करते जाओ। ब्रेक डाउन करोगे तो कार्बन पर OH का अटैक हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है उस पर हाइड्रोजन का अटैक हो जाएगा। तीनों बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गए, ये एमीन बन गया, इस पर 3 OH ग्रुप का अटैक हो गया। क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 है, स्टेबिलिटी डाउन होती है। स्टेबिलिटी को वापस कंफर्मेशन के लिए इसमें से एक OH मॉलिक्यूल जो है वो रिप्लेस कर लेंगे। अब हम इसमें OH मॉलिक्यूल को रिप्लेस करते हैं तो CH3 नाइट्रोजन है, 3 देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एज अ साइड प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है और फॉर्मिक एसिड बनता है।